दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 626 नंबर से लेकर के 650 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे और आज के इस सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आपके एग्जाम में ज़रूर देख लेना, सुमेलित है पूछ रहा या सुमेलित नहीं पूछ रहा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हमें गलती कर जाते हैं। सुमेलित नहीं पूछा है और पहला ऑप्शन देखते हैं वो सुमेलित होता है और उसी को हम आंसर में लगा देते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मित्र मेला। मित्र मेला ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मित्र मेला 1899 में किसके द्वारा, तो दो आगे चलकर अभी आप बताएंगे कि 1904 में जो अभिनव भारत का नाम सुनते हो, अभिनव भारत, ये विनायक दामोदर सावरकर का नाम सुनते हो, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यही 1899 में ये दो भाई थे, एक का नाम था विनायक और दूसरे का नाम था गणेश। तो विनायक दामोदर सावरकर और दूसरा नाम था गणेश दामोदर सावरकर, इन दो भाइयों ने मिल करके 1899 में मित्र मेला की स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? अगर ये स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र के नासिक में 1899 में कौन? विनायक दामोदर सावरकर तथा इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में नासिक में मित्र मेला का गठन किया गया था। यही मित्र मेला होगा आगे चलकर 1904 में इसका नाम परिवर्तित होगा, क्या हो जाएगा? अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर का नाम जो आप याद करते हो, ये वही सावरकर हैं। दूसरे ऑप्शन पे विचार करते हैं, नौजवान सभा। तो नौजवान सभा, ध्यान रखिएगा, इसी को नौजवान भारत सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, मार्च 1926 में। कब? मार्च 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लेबर्स जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, किसानों और पीजेंट्स जो किसान हैं, उनके माध्यम से उनको एकजुट करके और भारत में क्रांति लाई जाए और उस क्रांति के माध्यम से यहाँ ब्रिटिश को भारत से भगा करके भारत को आज़ाद कराना, ये उद्देश्य था नौजवान भारत सभा का। तो नौजवान भारत सभा, इसमें सूरसेन दिया गया, ये भी गलत है। अगला, अनुशीलन समिति, वरिंद्र कुमार घोष। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुशीलन समिति कई गठित हुई थी, उन्हीं में से एक अनुशीलन समिति का गठन वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा भी किया गया था। अगला है इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन, ध्यान रखिएगा, 1930 में किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा किया गया था। सूरसेन के द्वारा किया गया था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी पूछे तो 1930 में सूरसेन के द्वारा इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 350 बी को देखेंगे तो 350 बी लगा, इसका मतलब क्या हुआ? जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यानी लागू किया गया, तब ये नहीं, इसे बाद में शामिल किया गया है, लेकिन तब भी इसका आर्टिकल 350 बी में इसका उल्लेख है। तो यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इसी को क्या कहा जाता? इसी को स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के नाम से जाना जाता है। यह एक संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल 350 बी में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एक संवैधानिक आयोग है। यह पद मूल संविधान में था? बिल्कुल नहीं था।
क्योंकि इसे बाद में ऐड किया गया। अब इसका जो संवैधानिक यानी आपको अभी लिखे थे 16 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी होगी, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो 16 होगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होगा, वो जो भाषाई स्तर पे अल्पसंख्यक वर्ग है उसके कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए क्या क्या दशाएं हैं और क्या किया जाना चाहिए, इसके संबंध में आकलन करके एक रिपोर्ट सौंपता है। और इस रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों पटलों पर रखवाया जाता है, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा संसद के दोनों पटल पर ये रिपोर्ट जो सौंपता है, यानी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, उसको भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। अब ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुका होगा। तो इसका पहला संवैधानिक पद है, सही है। दूसरा है इसका उल्लेख संविधान के मूल संविधान में था, ये आपका गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है, तो ऑप्शन इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता में आप जाएंगे तो भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, बल्कि कठोरता तथा लचीलेपन का समन्वय भारतीय संविधान में पाया जाता है। ये समन्वय हम कहाँ देखते हैं, तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें आप सामान्य बहुमत से परिवर्तित कर सकते हो। समान बहुमत का मतलब हुआ कि कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 मेजॉरिटी बहुमत से भारतीय संविधान के अधिकांश हिस्से को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप आर्टिकल 2 ले लीजिए, आर्टिकल 3 ले लीजिए, आर्टिकल 169 ले लीजिए। तो आर्टिकल 2 में जो समान बहुमत से परिवर्तन होता है, यानी आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, आर्टिकल 2 के बाद 3, तो 3 में क्या लिखा गया, तो विद्यमान राज्यों के नाम, भूभाग, सीमा में परिवर्तन करना हो तो इस समान बहुमत से हो सकता। इसके अलावा और आपको क्या बताया गया, ये 169 में कोई विधान परिषद का गठन करना है या उसका उत्साधन करना, उसे समाप्त करना है, तब भी समान बहुमत से हो सकता। इसके अलावा आप वेतन भत्ता वाला जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में भी आप क्या कर सकते हो, वेतन भत्ता में भी कोई परिवर्तन करना समान बहुमत से किया जा सकता है। इसके बाद अनुसूची 5 की बात, 5 में क्या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को हटा करके। और 6ठी अनुसूची में जाओगे तो 6ठी अनुसूची में यानी एटीएम आप याद रखिएगा, एटीएम में तो आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन 6ठी अनुसूची में दिया गया है। अगर इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना तो ये भी समान बहुमत से हो सकता है, समान बहुमत से हो सकता है। इसके अलावा आप PQRST ये ध्यान रखिएगा। तो P का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी जो संसदीय विशेषाधिकार हैं तथा उनकी जो कमेटी हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना है या संसदीय नियम प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है तो जो प्रोसीजरल प्रोसेस है संसद की, उसमें लाना उस समान बहुमत से हो सकता। क्यों कहूँगा, यहाँ कोरम जो कुल सदस्य संख्या का, जिसका आर्टिकल आप 100 में जाओगे उल्लेख है कि किसी भी सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम कहा जाता है। और कोरम में कितना होता है, टोटल सदन संख्या का 10% होती है, वह 1/10। अगर इसमें कोई परिवर्तन लाना कोरम में, तब भी समान बहुमत से हो सकता है, समान बहुमत से हो सकता है। इसके अलावा अगला ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो संविधान में अब
संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया, अगर उसमें परिवर्तन लाना है या फिर इंग्लिश भाषा के प्रयोग में परिवर्तन लाना है तो ये सब आपको समान बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए विशेष बहुमत की नहीं होगी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन या जजों की संख्या को इंक्रीज करना तो संसद इसमें समान बहुमत से कर सकती है, समान बहुमत से कर सकती। वहीं जो मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो या संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला कोई विषय हो तो इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी और इसमें 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है, ना कि संसद, ना कि न्यायपालिका को। अगला, भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक नहीं, संघात्मक के साथ साथ यह एकात्मक भी है। इसीलिए केसी हुयर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी गई है, अर्ध संघात्मक कहा गया। तो तीसरा वाला पॉइंट यहाँ गलत हो जाएगा। अगला, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, ये लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल बात सही है। जहाँ एक और आप देखोगे अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया। ब्रिटेन की संसद के संदर्भ में कहा जाता है वह पुरुष को महिला व महिला को पुरुष बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है। वहाँ सर्वोच्च कहा जाए सर्वोच्च पावर किसको दी गई? ब्रिटेन में संसद को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता। तो यहाँ 3 को काटने के बाद जो बचेगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना जब वहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, तभी से वहाँ पर क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये पहला सही है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, दूसरा भी सही है। तीसरा, ब्रिटेन की शासन प्रणाली संघात्मक नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली कैसी? एकात्मक है। तो ये तीसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ये भारत की बात कर रहा, तो भारत में आप देखोगे भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किसका उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है तथा उसकी पावर की बात की गई है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति होती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस किस आर्टिकल में है और प्रमुख आर्टिकल की यानी जल्दी से रिवीजन यहाँ कर लेते हैं। तो 124 जो आर्टिकल है, 124 के 1 इसको क्लाज बोलते हैं। 124(1), 124(2), 124(2) कैपिटल A, 124 का 3, 124 का 4, 124 का 5, 124 का 6 और 124 का 7, यानी कुल मिला के 124 8 भागों में बटा हुआ है। तो जानते हैं 124 ऐसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन, तब आंसर आप 124 लगाओगे। लेकिन डिटेल में आपको जानना है तो 124(1) में क्या लिखा गया उसको हम अब जो बात करने जा रहे हैं। 124(1) में लिखा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश जो संख्या समय समय पर संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से तय की जाएगी उसको मिलकर बनेगा। ये बात 124(a) में कही गई। तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा 34 यानी एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3
33 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन ये 33 संख्या हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। 124(2) में क्या कहा गया? 124(2) में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और ये 65 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे और अगर इनको त्यागपत्र देना हुआ तो अपने हस्ताक्षर सहित लेख के साथ भारत के राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती? तो आप 35 ऑप्शन दे दिया जाए, लगा दोगे, लेकिन याद रखिएगा कि न्यूनतम आयु कितनी होगी इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 124(2) जो ये लिखे हैं, इसके माध्यम से कहा गया कि संसद समय समय पर बताएगी कि न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद 124(3) में आ रहा, तो यहाँ 3 है, तो 3 शर्तें बताई गई। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो क्या बोला गया? तो ये बोला गया कि किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक है और जो 3 कंडीशन बताई गई उसको बता रहे हैं कि वह किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक कोर्ट में अगर 5 साल तक न्यायाधीश रहा है तब वह भारत का न्यायाधीश बन सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा बताया गया कि वह किसी हाई कोर्ट या फिर 2 से अधिक न्यायालयों में 10 साल तक एडवोकेट अधिवक्ता रहा है। और तीसरी शर्त बताई गई कि यदि वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विद्वता रहा हो तब भी उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो 124(3) में 3 कंडीशन बताई गई। 124(4) में आपका 4 आ रहा, तो कदाचार इसमें 124(4) में कहा गया कब उसे हटाया जाएगा? तो हटाने की बात की गई कदाचार या असमर्थता, यानी कदाचार मिसबिहेवियर तथा इनकैपेसिटी असमर्थता के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता। हटाने के लिए यानी जिस भी सदन में आएगा, अगर लोकसभा में है तो 100 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए, अगर राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए। इसके बाद उस प्रस्ताव को उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटना होगा और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। वो 124(5) में बताया गया। और इस कमेटी में भारत का जिस भी अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश को हटाने की बात हो रही तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है तो अन्य न्यायाधीश उसमें शामिल होगा। तो अन्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश से मिल करके कमेटी बनेगी और एक कमेटी जाँच करेगी। अगर सही पाती है तो क्या होगा, उस न्यायाधीश को हटना होगा। तो इसमें कमेटी जांच करेगी, अन्वेषण होगा। ये 124(5) में बताया गया। और 124 अगर अपराध साबित हो जाता है यानी कदाचार व असमर्थता तो उसे पद से हटना होगा। 124(6) में शपथ की बात की गई है। 124(6) में किसकी बात की गई? शपथ की बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या चाहे वो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हों, उनको शपथ भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया अन्य निमित्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला 124(6) हो गया शपथ। 124(7) में क्या लिखा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का पद धारण करता है तो उसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में प्लीड व एक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 124 की ये आपके टोटल 8 पार्ट हैं, सारे के सारे हमने आपको बता दिया है। अन्य अगर आर्टिकल की बात करें तो जल्दी रिवीजन कर लीजिए। 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन भत्ता की बात की गई है, ध्यान रखिएगा।
अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी बात कही गई है। और 127 में आ जाइए, 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। और 128 में किसकी बात की गई, तो 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाने उपस्थित होने की बात कही गई है। और 129 में ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसे कोर्ट की अवमानना के एवज में दंड देने की भी शक्ति प्राप्त है। तो ये 129 में बात की गई। 130 पे आओगे तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की पीठ मुख्य बेंच कहाँ है, दिल्ली। कहा जाए केवल दिल्ली होगी, आईएएस में इस बार का क्वेश्चन भी पूछा था, तो याद रखिएगा दिल्ली इस समय है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसकी बेंच जिस स्थान व समय को वो उपयुक्त समझे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये दिल्ली हमेशा के लिए इसकी फिक्स बेंच नहीं, ये सीधे आर्टिकल 130 में लिख दिया गया है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता की बात की गई है। मूल अधिकारिता का मतलब होता ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किए जाने योग्य होते हैं। इनमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा कौन ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने योग्य होते हैं। तो एक तरफ आपकी संघ है, संघ बनाम राज्य सरकार या राज्यों के मामले हो सकते हैं पहला। दूसरा आपका संघ और संघ के साथ राज्य हो सकते हैं। और तीसरा यानी एक तरफ संघ कुछ राज्य या एक राज्य या कुछ उससे ज़्यादा राज्य हो सकते, और दूसरी तरफ राज्य या एक से अधिक राज्य हो सकते। और तीसरा मामला बनता है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता। तो अगर इस प्रकार के 3 मामले हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएंगे, और इसका उल्लेख आर्टिकल 131 में किया गया है। आर्टिकल 132 की बात की जाए तो 32 में ध्यान दीजिएगा, इसमें सब प्रकार के मामले, चाहे वो आपका सिविल हो, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट से रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कोई डिक्री से रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश से रहा हो, ऐसे मामले में अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में की गई है। 133 की बात करें, 133 में ये सिविल मामले में अपील करने की अनुमति देता है। 134 की बात की जाए तो ये आपराधिक मामले में अपील करने की बात करता है। और 134A में बात की जाए तो ये ऐसे मामले जिनमें सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है उसको अपील करने की यानी बात करता है। 134 के बाद 135 पे आइए तो 135 आपका कोई ज़्यादा काम का नहीं है। 136 की बात की जाए तो 136 में SLP की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन, यानी विशेष इजाज़त याचिका से सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लाया जा सकता, लेकिन याद रखिएगा ये सशस्त्र बल पर लागू नहीं होता है। 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, यानी उसको फिर से पलट सकता है। ये 137 में सुप्रीम कोर्ट को कही गई है। 138 में सुप्रीम कोर्ट अपनी यानी अधिकारिता या ज्यूरिडिक्शन में वृद्धि कर सकता है। 138 के बाद 139 सुप्रीम कोर्ट के जो रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता, अगर इसमें कोई परिवर्तन लाना है या ज़्यादा रिट यानी 5 की बजाय 7 या 10 रिट जारी करने का यानी करना है तो ये भी किया जा सकता है। ये बात किस में कही गई है, 139 में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 140 की बात की जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के आनुषंगिक पावर भी दी जा सकती है। अन्य आनुषंगिक कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त पावर दी जा सकती, 140 में कहा गया। 141 में क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के घोषित विधि अन्य सभी न्यायालय भारत के हैं उस पे आप यानी बाध्यकारी होगी, यानी ये किस में बात की गई, 141 में की गई। 142 में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए, कंप्लीट जैसे अभी अयोध्या वाला केस आया वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आया, कंप्लीट जस्टिस के लिए वो क्या कर सकती है, यानी कोई भी डिक्री, कोई भी आदेश, कोई जजमेंट दे सकती है। ये बात 142। 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता, यानी कोई भी
परामर्श कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें नॉर्मल स्थिति में सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है परामर्श देने के लिए, और दिया गया परामर्श सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं होता। राष्ट्रपति की इच्छा हुई तो उसको मानेगा, अन्यथा नहीं। अब सिविल व नागरिक व सिविल व आपराधिक मामलों के लिए अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, उन अधिकारियों की बात 144 में की गई। 145 में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट अपनी समान प्रक्रिया को संचालित करने के लिए नियम विनियम बना सकता है, और इसी में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई ऐसा सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है ऑफ लॉ, यानी विधि का कोई सारवान प्रश्न है, तो उसके लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बननी चाहिए। और इसी में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई होगी वो क्या होगी? खुले में होगी, ना कि बंद कमरे में। और इसी में बताया गया जो भी आपका निर्णय लिया जाएगा उस सहमति से, बहुमत की सहमति से लिया जाएगा। उसके बाद 146 में क्या कहा गया कि जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं तथा अन्य जो प्रशासनिक व्यय है, ये सभी भारत की संचयन निधि पर भारित होता है। कहाँ? भारत की संचयन निधि पर ये भारित होता है। एक इसमें बात बताई गई 146 में। और सबसे लास्ट आर्टिकल है 147 में इंटरप्रिटेशन की बात की गई, यानी ऐसा कोई विषय आता है या कोई ऐसा शब्द है संविधान में जो अस्पष्ट है, तो उसको व्याख्या करने के लिए अंतिम व्याख्याकार कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट आपका यहाँ से हमने 124 से शुरू किया, 147 आपको समझा दिए। अब इसको अच्छे से आप रिवीजन करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति होती है। आंसर है किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए? इसी को सोवियत संघ या USSR के नाम से जाना जाता है। रूस इसे बाद में जब आपके सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो रूस कहा गया। बात सही है। रिपब्लिक जो व्यवस्था भारत की है, एक कनाडा से नहीं बल्कि एक कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई। यही गलत है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार में जो स्थगन होता है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अगला, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती? सैन्य शक्तियां। आप राष्ट्रपति को देखोगे तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, उसे सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। न्यायिक शक्तियां भी अनुच्छेद 72 ले लीजिए। क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, तो क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति है, तो इससे न्यायिक शक्तियां। विधायी शक्तियों में बात करें तो आर्टिकल 85, 86, 87 ये सब, और आपका आर्टिकल 79 में जो संसद होगी वो आपकी लोकसभा, राज्यसभा तथा किससे? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो 79 भी विधायिका का पार्ट है ये। 85 में आप देखोगे तो 85 में सीधे कहा गया कि सत्र का आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके बाद फिर आपका इसमें आ जाइए 86 में, अगर नॉर्मल स्थिति में संसद का क्या करना, यानी सामान्य भाषण देना हुआ तो कौन? 86 में है। विशेष अभिभाषण देने की बात हुई तो किसमें है? या सदन को बुलाने की बात हुई तो 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा आप देखते हो कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब पावर आपको भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती? सैन्य शक्तियां होती, न्यायिक, विधायी, हर एक प्रकार की शक्ति होती है। तो इसका आंसर यहाँ दिए गए ऑप्शन में तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों को उनकी स्थापना के क्रम में लगाइए। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में होती है, बम्बई से अलग हो के। उसके बाद नागालैंड की 1963 में होती है।
हरियाणा की 1966 में होती है। हिमाचल प्रदेश होता तो उसकी 1971-72 में होती है। उसके बाद मेघालय की स्थापना 1972 में होती है। उसके बाद अगर बात करें तो सिक्किम 1975 में शामिल होता है, और सिक्किम के लिए एक 35वां, एक 34, एक आपका 36वां, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे भारत का अधिराज्य बनाया जाता है, और बाद को फिर आपका कंप्लीट भारत का भिन्न अंग इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया जाता है। तो ये सिक्किम वाला अगर होता तो 1975 हो जाता। और उसके बाद फिर आगे देखोगे 1987 में आपका गोवा राज्य बनता है। कौन बनता? गोवा बनता है। इसके अलावा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब? 1987 में। फिर 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन होता है। यूपी से अलग होकर के उत्तरांचल 2007 में से उत्तराखंड किया जाएगा, तो उत्तराखंड का गठन होता है एज ए उत्तरांचल के रूप में। और एमपी से अलग होकर के कौन बनता है? छत्तीसगढ़ का गठन होता है। और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बिहार से अलग होकर 2000 ईस्वी में ही झारखंड बनता है। उसके बाद आइए सबसे लास्ट 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के क्या? तेलंगाना का गठन होता है। तो ये जितने राज्य का गठन हुआ हमने आपको बता दिया। तो यहाँ गुजरात सबसे पहले आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा आएगा, उसके बाद मेघालय। तो ये ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, इसी क्रम में इनकी स्थापना हुई। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता। बिल्कुल बात सही, भी समझाए भी। 131 उच्च सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल पावर ये आपका 131 अपील ही नहीं, 131 में अपील ही नहीं, इसमें आपका मूल अधिकारिता की बात की गई है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई, आपको अभी समझाए भी। तो यही क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। 138 सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जा सकता, ये बात की गई। 127 सभी समझाए हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की बात कही गई है। अगला, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा निकाली जाती है? तो रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट ये निकालता है विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी किसके द्वारा निकालता है? यानी विश्व बैंक के द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी, ग्लोबल जेंडर गैप ये गलत है, ये ग्लोबल जेंडर गैप ये किसके द्वारा? इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती। तो 3 को काट दो, 1 2 क्या हो जाएगा? सही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ये 63 है, ध्यान रखिएगा। और भारत रिमिटेंस प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम स्थान पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। अगला, केंद्रीय बजट के राजस्व बजट में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसको हम लोग आज अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ केंद्रीय बजट, पहले बजट की प्रक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं कि बजट की प्रक्रिया होती क्या है। समझिएगा, बजट का उल्लेख एक तो संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं किया गया है। तो आप कहोगे फिर, तो इसके लिए जो अनुच्छेद 112 है वो क्या बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसी को हम बजट कह देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बजट की प्रक्रिया हम समझते हैं। बजट कैसे बनता है? तो बजट के लिए वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, उस विभाग का नाम है आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों का विभाग, ये भी आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। आर्थिक मामलों का विभाग तो बजट को तैयार करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। वहाँ वित्त विभाग दे देगा, आप लगा दोगे, लेकिन याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। बजट को तैयार करने का काम करता है आर्थिक मामलों का
विभाग, इसी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता। और बजट तैयार करवाना किसका काम होता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से इसे संसद के दोनों पटल लोकसभा व राज्यसभा के समक्ष रखवाया जाता है। अब बजट कैसे बनता है, अब आइए इसको समझते हैं। तो बजट जो बनता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। एक रेवेन्यू राजस्व, इसी को कहा जाता है रेवेन्यू बजट। जो आपके क्वेश्चन में पूछा है इसको तनिक समझ लेते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जो अन्य भी आएगा। तो दूसरा होता है कैपिटल, दूसरा क्या होता है? कैपिटल बजट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बजट। तो बजट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक को रेवेन्यू बजट कहा जाता है, एक को कैपिटल बजट कहा जाता। और रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक को रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी प्राप्ति, रेवेन्यू आएगा कहाँ, इसी को रेवेन्यू रिसीप्ट्स डबल आर लिख दे रहे हैं। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार कैपिटल बजट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक को कैपिटल यानी रिसिप्ट्स कहा जाता प्राप्ति, और दूसरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। तो हम अब समझते हैं कि एक रेवेन्यू बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है इसको समझ लेते। पहले रेवेन्यू बजट ही समझ लेते। रेवेन्यू का मतलब हुआ भारत सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, अर्थात यानी कुछ देना ना पड़े। तो उसको कहते हैं कि इससे भारत की क्या, ध्यान दीजिएगा, इसकी यानी लायबिलिटी भारत की ज़्यादा नहीं हो रही, और भारत की जो एसेट्स है वो अपनी कोई आपका कंपनी है या कुछ और है उसको बेच भी नहीं रहा। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जिसमें उसकी ना तो लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़ता है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, और ना ही उसकी एसेट जो परिसंपत्ति है वो डिक्रीज होती है। तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यानी भारत ऐसे क्षेत्र में पैसा खर्चा कर रहा जहां उससे उसकी लायबिलिटी और उसकी जो एसेट्स है वो भी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। अब इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय, तो इन्हीं से बनता है राजस्व बजट। और कैपिटल बजट का मतलब हुआ कि अगर कैपिटल बजट में दोनों चीज़ होगी, इससे भारत की लायबिलिटी जिम्मेदारी, अगर भारत दूसरे देशों से कर्जा लिया तो भारत पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी, कर्जा नहीं चुका पाया दिवालिया हो जाएगा, देश की साख खराब होगी। तो ये सब आपकी, और लायबिलिटी के साथ साथ उससे जो पैसा लिया है उसे वापस भी देना होगा। तो ये दोनों स्थिति होती है। और इसमें और एक चीज़ और रखिए, कैपिटल का मतलब ही होता है कुछ नया बनाया जाना। तो इसमें जो एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हुआ जब भारत सरकार इस प्रकार का कोई उधार या कर्ज लेती है तो इससे लायबिलिटी इससे भारत की लायबिलिटी व एसेट्स डिक्रीज होती है। जब भारत सरकार दूसरे देशों से कर्जा लेती है तो उससे उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि एसेट्स डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जब भारत सरकार जो कर्ज का पैसा ली हुई है या भारत सरकार के पास जो पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, बंदरगाह या फिर आपका अस्पताल या फिर विद्यालय या अन्य इसी प्रकार की गतिविधियों में पैसा खर्चा किया जाता है, तो इससे नई परिसंपत्ति सृजित होती है, बनती है। तो इससे बनेगी तो उससे भारत सरकार की क्या होगी, एसेट्स जनरेट होगी और लायबिलिटी डिक्रीज होती है। तो कैपिटल जो बजट है इसमें दोनों कंडीशन एक साथ होती है। क्या दोनों कंडीशन, यानी इसमें भारत सरकार की एसेट्स इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती, लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती, डिक्रीज हो सकती, जबकि रेवेन्यू बजट में हमेशा भारत सरकार को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर चुपचाप कुंभकर्ण की नींद सो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एसेट्स कोई जनरेट होती है और ना ही कोई उससे लायबिलिटी, यानी ये सिर्फ मंडराता रहता कि उसके पास कर्जा है उसे चुकाना है, कोई टेंशन नहीं होती। तो वो पैसा जैसे टैक्स का पैसा, तो यहाँ जो रेवेन्यू रिसिप्ट
रिसिप्ट्स होती, प्राप्तियां होती हैं। इसमें दो प्रकार का पैसा आता है, एक टैक्स का पैसा आता है और दूसरा नॉन टैक्स, गैर टैक्स का। तो टैक्स का यानी कर से जो पैसा प्राप्त होता, जो गैर कर से पैसा प्राप्त होता है, तो दोनों को जब मिलाया जाता है तो उसी को यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। राजस्व प्राप्तियां और टैक्स में भी जाएंगे तो दो प्रकार का पैसा आता है, एक को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और एक को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन करना सबसे आसान। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए कि कुछ परिवर्तन बजट से लेकर भी आपको बजट के संबंध में किए गए। एक परिवर्तन किया गया कि 1 फरवरी, पहले बजट आपका 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन ये डेट 2017 जीएसटी वाली डेट याद रखिएगा। 1 जुलाई जीएसटी जो लागू हुआ, 1 जुलाई वाला 7वां महीना और 2017, कभी कंफ्यूज नहीं हुइएगा जब ये पूछा जाए। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया, तो उसी यानी 2017 में ही बजट को यानी अब क्या कर दिया गया है, 1 फरवरी को पेश किया जाता, पहला परिवर्तन। दूसरा, पहले क्या होता था, जनरल बजट, समान बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत यानी अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। तो इसमें रेल और प्लस आम बजट, सामान्य बजट या आम बजट इसे कहा जाता, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और तीसरा, योजनागत व्यय, योजना किसी योजना के अंतर्गत खर्चा हो रहा, और दूसरा गैर योजनागत व्यय, ये दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। तो योजनागत व्यय तथा गैर योजनागत व्यय, इनको भी आपस में मर्ज कर दिया गया। तो 3 परिवर्तन 2017 में किए गए, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब लास्ट एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। केंद्रीय बजट के राजस्व बजट में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें सब्सिडी शामिल होता है। सब्सिडी दे करके कौन, भारत का मन हुआ तो दिया, मन हुआ तो भारत सरकार बंद कर दी। आप उसमें बहुत ज़्यादा यानी भारत सरकार के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। ब्याज प्राप्तियाँ भारत की लायबिलिटी, और इसमें क्या है, ब्याज प्राप्त हो रहा है तो इसमें लायबिलिटी भारत की नहीं है कि उसके ऊपर कर्ज है, इससे फायदा भारत को हो रहा है। लेकिन विनिवेश किसे कहा जाता है? जब भारत अपनी कोई कंपनी में, या कंपनी कोई है भारत सरकार की सरकारी, उसको बेच देती है निजी हाथों, तो उसी को विनिवेश कहा जाता। तो इससे भारत की, हमने अभी बताया, परिसंपत्ति का क्या हो रहा, नुकसान। और जब भी परिसंपत्ति नुकसान हो तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल में पूंजीगत में चला जाएगा, ना कि ये राजस्व में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज ये समझ में आ गया होगा। तो ये कट जाएगा, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बजट जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो आप पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता, पीडीएस से राशन कार्ड के अंतर्गत राशन जरूर लाए होंगे, तो पीडीएस काफ़ी है गरीबों को अनाज देने के लिए। तो इसी से हम लोग इसकी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पीडीएस, और काफ़ी से हम इसको लिंक किए हैं वाफी से, काफ़ी को वाफी से, तो पीडीएस काफ़ी, तो इसमें पीडीएस काफ़ी वाफी। तो ये प्रेजेंटेशन, सबसे पहले बजट क्या किया जाता है, बजट का प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। पहला काम होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा फिर होता है सदन में डिस्कशन, जनरल डिस्कशन होता है, इस पर डिस्कशन किया जाता है। और फिर अगला यस है, यस का मतलब स्क्रूटनी होती है। और ये स्क्रूटनी जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं, जैसे आर्थिक मामलों की, व्यय विभाग की, जो भी कमेटियां हैं डिपार्टमेंटल, 24 डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं, ध्यान रखिएगा। पहले 17 होती थी, लेकिन 2004 के बाद 7 और इसमें ऐड की गई, तो वर्तमान में 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, स्क्रूटनी की जाती है। और स्क्रूटनी के बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ वोटिंग होती है। और इसी में फिर कटौती प्रस्ताव, दुनिया के आपके डिमांड मांगी जाती है, अनुदान के लिए डिमांड मांगी जाती, उस पर वोटिंग होती है। और वोटिंग जब हो जाती है तो वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये होती है वोटिंग। और जब वोटिंग हो गई तो फाइनल आपका जो कहा जाए कि विधेयक पारित किया जाता है, बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एप्रोप्रिएशन या विनियोग विधेयक कहा जाता। और विनियोग के बाद सबसे लास्ट में फाइनेंस विधेयक आता, वित्त विधेयक के रूप में पारित कर दिया जाता। तो ये प्रोसेस चलता है। ये आपका पीडीएस काफ़ी से ध्यान रखिएगा।
PDS काफी से वाफी। कभी आपका ये पूरा प्रोसेस आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, फिर वो आपका वोटिंग ऑन ग्रांट्स, जो ग्रांट मांगा गया उस पर वोटिंग होगी। उसके बाद ए से आपका अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फिर फाइनेंस बिल। आप कहोगे अनुदान मांगे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुदान मांगे केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती हैं, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती हैं, मांगी जा सकती हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ये ध्यान रखिएगा। आप कहोगे क्या किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख है? जी बिल्कुल है। आर्टिकल 113 भारत की संचयन निधि पर भारित व्यय, उसकी बात की गई, और जो अनुदान मांगे हैं केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाए यानी मांगी जा सकती हैं, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही। अगला ध्यान रखिएगा, जो विनियोग विधेयक हमने अभी नाम लिया है, इस विनियोग विधेयक की चर्चा क्या आर्टिकल में है? तो है। कौन सा आर्टिकल नंबर है? तो आर्टिकल नंबर है 114। 114 में इसका उल्लेख विनियोग विधेयक का किया गया। और लास्ट में हमने वित्त विधेयक का नाम लिया था, इसका भी वित्त विधेयक का उल्लेख आर्टिकल में किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 117। 117 में वित्त विधेयक फाइनेंस बिल का बात कही गई है। तो दिए गए क्वेश्चन से आपकी इतनी चीज़ें हमने आपको बता दिया। सारी चीज़ें अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए और इससे आपके आत्मसात करिए, आप माइंड में इसको रखिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ इसका आंसर, अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर पता चली गया। अगले कंटिन्यू करते हैं। ईश्वर कमेटी का गठन किस मामले में अनुशंसा के लिए किया गया था? तो इस कमेटी का गठन 2015 में किया गया था। और जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसका फायदा जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं वो उठाते थे। तो उसी को दूर करने के लिए तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसका संबंध किससे है? इनकम टैक्स या आयकर से है। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आप देखते हो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चलती है, दूसरी वाली 1956 से 61 चलती है, लेकिन 61 से फिर 66 चलती है तीसरी, और तीसरी के बाद फिर आपका 3 साल का हॉलीडे आता है, यानी 66 से लेकर 69 के बीच। और अगली चौथी पंचवर्षीय योजना जो होती है वो कब से? 69 से लेकर के 74 के बीच होती है। अब यही चौथी पंचवर्षीय योजना इसमें पूछ रहा, ये गाडगिल फार्मूला पे आधारित थी, बिल्कुल गलत है। इस योजना के दौरान श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसी के दौरान 1970 के दशक में शुरू की गई थी। तो ये आपकी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 वाला, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें समझिएगा, यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर जो रिवॉल्यूशन या इसी को रजत क्रांति कहा जाता, इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। तो ये काट दीजिए। अब ऑप्शन पे आइए, जिस ऑप्शन में 3 दिखे, ए गया, तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं, कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि के क्षेत्र में समग्र उत्पादन में जो क्रांति आए उससे इससे का संबंध है। तो इसका आंसर आपका 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर गलत है यानी सही सुमेलित नहीं है? बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के तट पे है। हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है नासिक, और ये आपका नर्मदा। तो नासिक याद रखिएगा, ये किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है, ना कि नासिक नर्मदा के तट पे है। तो यही वाला क्या है? पेयर गलत है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों जिम्मेदार होते हैं। यानी कि ज्वार क्या है? तो समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को बृहत ज्वार कहा जाता है और एक को निम्न ज्वार कहा जाता है।
निम्न ज्वार कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बृहद ज्वार तब आएगा जब तीनों क्या होंगी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो इनका गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक काम करता है और इसी दौरान क्या आता है, इसी दौरान बृहद ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता, बृहद ज्वार वो आता है। लेकिन जब इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो गुरुत्वाकर्षण कम काम करेगा, तो इस दौरान कौन आता है, तो इस दौरान निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। निम्न ज्वार उत्पन्न होते, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस दिए गए क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बती एंटेलोप का शिकार मुख्यतः ये तिब्बत में पाया जाता है, चाइना, मंगोलिया इत्यादि वाले भागों में, और आपका भारत का जो तिब्बती क्षेत्र है। तिब्बती एंटीलोप, इसी को चीरू के नाम से जाना जाता है, और IAS में क्वेश्चन ये चीरू के नाम से भी पूछा जा चुका है। और इसकी ये संकटापन इस समय इसकी स्थिति है, इंडेंजर्ड है। तो इसका चूंकि इसके जो बाल होते हैं उससे बहुत अच्छा शाल बनाया जाता है, तो ये ऊन के लिए इसका शिकार किया जाता है। तो प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो ऊन होता है। ये क्वेश्चन जो आपका बाद को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका इसमें गायब है, तो ये अगले टेस्ट में इसका क्वेश्चन फिर से डाला जाएगा और फिर इसका हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरी कृषि, इसी को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो झूमिंग कृषि भी आपके काम की है। तो झूमिंग कृषि में होता क्या, मान लो ये जंगल है, यहाँ वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं, तो आदि जो जनजातियाँ होती हैं इसको क्या करती हैं, काट के जलाती हैं, इसमें फिर आग लगा देती, और आग लगने के बाद राख इसमें इस ज़मीन में बिखरा करके खेती की जाती है। और फिर कुछ समय के लिए इसको, जब इसमें फसल उग आती, फसल काटने के बाद ये दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं, तब तक यहाँ पर वनस्पतियाँ, ये 10-12 साल का समय होता है, तो उग आती हैं। और फिर आपका इनका ये चक्र, फिर यहाँ के अलावा यहाँ भी वनस्पतियाँ काटे, फिर यहाँ, तो यही प्रक्रिया इनकी बारी बारी से चलती रहती। इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को कर्तन एवं दहन पद्धति के नाम से जाना जाता, यानी इसी को स्प्लैश काटो फिर जलाओ तथा बर्न्ट, स्प्लैश एंड बर्न्ट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में ही नहीं, विश्व में भी इसका प्रचलन है, विश्व में भी इसका प्रचलन है। तो हम जान लेते हैं कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता, जो आपका मैक्सिको है, समझिएगा। ये आपका मैक्सिको है, ये वाला आपका अमेरिका वाला मैक्सिको, मध्य अमेरिका, इस वाले भाग में मध्य अमेरिका और मैक्सिको वाले भाग में इसे किस नाम से जानते हैं, इसी को मिल्पा, 1 मिनट, मिल्पा, ये इसको किस नाम से जानते हैं, मिल्पा। तो ये मध्य अमेरिका व मैक्सिको मिल्पा, मामा वाला मिल्पा और आपका मैक्सिको, तो मिल्पा व मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। जो इस प्रकार की यानी प्रैक्टिस की जाती है, यही कर्तन एवं दहन कृषि वाली, तो इसको मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। अब आइए अफ्रीका वाले क्षेत्र में, अफ्रीका नहीं, यहीं वेनेजुएला में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वेनेजुएला, ये इधर वाला यहाँ आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला में इसे किस नाम से जाना जाता, तो वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ब्राजील, यही जो आपका बनाए थे, ये आपका कौन, ये वेनेजुएला हो गया। फिर ये वाला रीजन इधर वाला ब्राज़ील कहलाता है। तो वेनेजुएला में इसे कोनाकू के नाम से जाना जाता, और ब्राज़ील में इसे किस नाम से जाना जाता, तो ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका व मध्य अमेरिका। तो हमने उत्तरी अमेरिका बनाया, ये मध्य अमेरिका यानी कैरिबियन वाला, यहाँ पर इसे किस नाम से हमने कहा, यहाँ पर इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता। ये वेनेजुएला हमने बनाया, वेनेजुएला में हमने कहा इसे कोनाकू के नाम से जाना जाता है। इधर हमने ब्राज़ील वाला बनाया, तो ब्राज़ील में हमने इसे क्या कहा, इसे रोका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका इधर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ अन्य भागों में, तो यहाँ समझिएगा,
मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में चले जाइए, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये, और अफ्रीका के जो मध्य अफ्रीका है यहाँ, जहाँ पर मध्य अफ्रीका का मतलब हुआ केन्या, तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, ये सब देश, यहाँ पर इसे किस नाम से, तो मध्य अफ्रीका में इसे मसूले के नाम से जाना जाता है, मसूले के नाम से, यहाँ मसूले के नाम से जाना जाता, मैप से याद रखिए, भूलोगे नहीं। उसके बाद भारत आ जाइए, ये आपका भारत आ जाइए, इसी के लगा हुआ ये आपका इंडिया हो गया। इंडिया के साथ इधर आपका नीचे उतर आओगे तो आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इससे होते हुए यहाँ इंडोनेशिया पहुँचोगे। इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, लदांग। इंडोनेशिया में किस नाम से, लदांग के नाम से जाना जाता। तो हमने यहाँ भारत के भारत के पास ही म्यांमार की बात की, तो म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता, तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, लास्ट वाला जो देश होगा वियतनाम यहाँ होगा। तो जो वियतनाम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है, रे, वियतनाम में रे। तो ये विश्व के विभिन्न भागों में हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में पूछा जाए मिल्पा, वेनेजुएला में पूछा जाए कोनाको, ब्राजील में पूछा जाए रोका, मध्य अफ्रीका में पूछा जाए तो मध्य अफ्रीका महाद्वीप में से किस नाम से जाना जाता, मसूले के नाम से जाना जाता, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में भी इसके क्या हैं, कई नाम हैं, कई नाम हैं। तो यहाँ जो पूर्वोत्तर भारत है, पहले हम इसकी पूर्वोत्तर भारत वाले की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो मणिपुर पहले इसमें उठाते हैं। तो यहाँ जो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये बीच वाला जो यहाँ बना है मणिपुर। मणिपुर में भारत में जो झूमिंग कृषि होती है इसको पामलू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पामलू के नाम से जानते हैं, पामलू के नाम से जानते हैं। अब आइए, ये पश्चिम बंगाल यहाँ है, पश्चिम बंगाल के नीचे उतर के है उड़ीसा, जो उड़ीसा है वहाँ पर इसे पामाडामी, पामलू, मणिपुर, मणिपुर के बाद नीचे उतर रहे हैं तो इसे पामलू के बाद इसे पामाडामी। उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा में इधर लिख दे रहे हैं इसको पामाडामी, उड़ीसा में इसे पामाडाबी, पामाडाबी, इसे किस नाम से जानते हैं, पामाडाबी, या इसी को कोमान, कोमान, या इसी का दूसरा नाम है पामाडाबी कहो चाहे कोमान कहो चाहे इसको कहो बारिंगा, बारिंगा। तो ये पामाडाबी, कोमान या बारिंगा, ये झूमिंग कृषि जो उड़ीसा में होती है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसको क्या कहा जाता, इसी को पामाडाबी या कोमान या बारिंगा, बारिंगा के नाम से जाना जाता है। तो मणिपुर में पामलू, उड़ीसा में आओगे तो पामाडाबी, कोमान या बारिंगा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश इसके बाद उतरिए, ये उड़ीसा के बाद आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है, पोडू या पेंडा, या पेंडा, पोडू या पेंडा के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। तो उड़ीसा से लगा हुआ एरिया ये मध्य प्रदेश वाला है, तो मध्य प्रदेश में से किस नाम से, तो बेबर या डाहिया, बेबर या डाहिया के नाम से मध्य प्रदेश में, डाहिया, बेबर या डाहिया के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। किस नाम से, बेबर या डाहिया के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और ये यहाँ अब आपका उड़ीसा के ऊपर तनिक पहुँच जाओ तो ये आपका झारखंड मिल जाएगा। झारखंड में इसी को कुरुबा, झारखंड में इसी को कुरुबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, इसी को कुरुबा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरुबा के नाम से जाना जाता है। और बाकी शेष जो पूर्वोत्तर भारत बचे, असम या जो भी बचे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर के हटा करके वहाँ पर इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो हिमालय का जितना भी ये क्षेत्र है, हिमालय में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। हिमालय में किस नाम से, हिमालय में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आपका अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार बच रहा, और आपका
बस्तर जिला बच रहा छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट वाला इधर वाला बचा, ये देखो, तो यहाँ अंडमान निकोबार तथा ये छत्तीसगढ़ का जो जिला है, छत्तीसगढ़ का ये बस्तर जिला, तो यहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट इधर राजस्थान वाला एरिया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या फिर वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। तो ये झूमिंग कृषि हमने सारी आपको बता दी। अब फिर से अगर जैसे बताएं उसे मैप बेस आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा। मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। फिर हमने उड़ीसा बताया, उड़ीसा में इसे पामाडाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कहा कि मध्य प्रदेश में पहुंच जाइए, मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में हमने आपको क्या बताया? तो मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। वालरे और वाल्टरे। हिमालयी क्षेत्र में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला व अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में कुरुबा के नाम से जाना जाता है, कुरुबा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका आगे आपका अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन में। भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरी कृषि के नाम हैं। दीपा अभी बताए, दीपा या डाहिया, दीपा या डाहिया कहाँ? मध्य प्रदेश में दीपा या दीपा कहाँ? तो दीपा आपको बताए थे अंडमान निकोबार व बस्तर जिला में दीपा के नाम से जाना जाता है। कुरुबा झारखंड में जाना जाता है। वालरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पामलू मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता। तो ये सारे आपको याद हो गए होंगे, सारे झूमिंग कृषि के नाम हैं। तो विश्व वाले पूछे चाहे इंडिया वाले, सारे आपको। अब यहाँ बात हो रही केरल की निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से है? पंबा भी केरल में बहती, पेरियार भी बहती, भरतपुजा भी बहती है। तो केरल का कुछ आकार इस प्रकार है। तो कुछ नदियां हैं जो केरल की अरब सागर में जल गिराती हैं, कुछ हैं जो बे ऑफ बंगाल में यानी जल गिराती हैं। तो बे ऑफ बंगाल वाली कम है, तो उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल वाली में काबिनी है। कौन कौन नदी है? तो याद रखिएगा, काबिनी है और भावनी है। काबिनी, भावनी और पंबार, ये तीन नदियां याद रखिएगा। ये तीन नदियां कहाँ? केरल की, जो कहाँ जल गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में। काबिनी, भावनी, पंबार। और वे नदियां जो केरल की कहाँ जल गिराती हैं? जल गिराती अरब सागर में। उनमें कौन कौन सी हैं? तो इसके अलावा जो भी बचे, पेरियार नदी, भरतपुझा, पंपा, माहे, पेरुम्बा, नेय्यर, ये सब नदियाँ कहाँ? तो ये अरब सागर में जल गिराती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से? पंबा, पेरियार, भरतपुझा। तो ये सभी नदियों का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रक्त की बात आई है, ब्लड पहला स्टेटमेंट है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल बात सही है। यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व, दो काम होता है रक्त का, ऑक्सीजन और पोषक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ये दोनों काम कौन रक्त करता है? और तीसरा है एरिथ्रोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करता। गलत। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है। और दूसरा जो WBC होता है, इसी को श्वेत रंग के कारण इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता। और यही ल्यूकोसाइट शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये एरिथ्रोसाइट्स की बजाय ल्यूकोसाइट होता, तब आपका ये क्या हो जाता? सही हो जाता। तो ये गलत है। तो इसका आंसर यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1, 2 सही है। अब यहाँ बात आई है तो रक्त को तनिक हम समझ लेते हैं, रक्त की कहानी क्या है। तो रक्त में जो रक्त होता है, ध्यान से समझिएगा, एक ब्लड जो होता है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है।
क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में प्रमुख रूप से 3 चीजें होती हैं। एक को प्लाज्मा कहा जाता है, एक को प्लाज्मा, दूसरे को ब्लड सेल कहा जाता है, ब्लड सेल्स के नाम से, और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता। एक आपका प्लाज्मा हो गया, दूसरा ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि रक्त का 55%, ध्यान दीजिएगा, 55% प्लाज्मा होता है और बाकी रक्त होता है। 45% में बाकी चीज़ें होती हैं। 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो बचा, जिसमें प्लेटलेट्स आएंगी और आपका ब्लड सेल आएगा। अब यहाँ ब्लड सेल की बात आई है तो ब्लड सेल को बात कर लेते हैं कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं। तो ब्लड सेल या रक्त कोशिका, और रक्त कोशिका में ध्यान रखिएगा, यानी रक्त कोशिका में क्या क्या शामिल होता है। तो रक्त कोशिका में आरबीसी होता है, आरबीसी, और दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स इसी को कहा जाता, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त लाल होता है, और लाल रक्त होने के कारण इसी को इरीथ्रोसाइट्स के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। इरीथ्रोसाइट्स, आगे लिख लीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता, और ये बाई कनकेव सेल इनमें पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी में क्या? बाई कनकेव सेल पाया जाता। लेकिन याद रखिएगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को व पोषक पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ये आरबीसी का काम होता है। प्रमुख काम आरबीसी का होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और दूसरा आपका है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता। इसका रंग श्वेत होता है, और श्वेत रंग के कारण ही इसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता। और याद रखिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन किसी भी प्रकार का ल्यूकोसाइट्स में नहीं पाया जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, और हमारे शरीर को जो बीमारियां हैं या अन्य कोई यानी क्या पैथोजन अटैक करता है। पैथोजन में वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता, फंगस हो सकता, पैरासाइट्स हो सकता है, इन्हीं सबको पैथोजन वाहक कहा जाता। इन सबको समाप्त करने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। तो ये आपका यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी भी 2 प्रकार का होता है। एक में जो विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स होते हैं तो उसी को कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ये 2 टाइप्स का होता है। एक को कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स, और दूसरा होता है जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, उसी को क्या कहा जाता है? ग्रेन्यूलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो एक में ग्रेन्यूलोसाइट्स होता है, ग्रेन्यूल्स जिसमें पाया जाता उसी को, यानी साइटोप्लाज्म जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाए उसी को ग्रेन्यूलोसाइट्स के नाम से जाना जाता, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता उसी को एक ग्रेन्यूलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बात आई कि किसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, तो 3 ध्यान रखिएगा, ग्रेन्यूल्स वाले में 3 हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स इसमें 3 हैं। ई के बाद आपका अगला है ईबीएम होता, तो ईबीएम को ईबीएन याद रखिएगा, ईबीएन से ईबीएन, तो ई से हो गया इकोसिनोफिल, ई से आपका क्या हो गया? इओसिनोफिल,
ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल्स, और बी से हो गया बेसोफिल, और एन से हो गया न्यूट्रोफिल। 3 प्रकार के ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, ईओसिनोफिल, बेसोफिल और आपका तीसरा न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं कि ईओसिनोफिल का काम इन्फेक्शन, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा तो उसको रोकना ईओसिनोफिल का काम होता है। और शरीर में कोई एलर्जी है, अस्थमा है, इन सब को रोकने का काम भी यही करता है। बेसोफिल जो होता है ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर का काम ये करता है, क्योंकि इसी से हिस्टामिन व हेपेरिन जो प्रोटीन होती रक्त में, हिस्टामिन, हेपेरिन व सेरोटोनिन का स्राव होता है। तो 20 यानी बेसोफिल से 3 चीज़ें निकलती हैं। एक को हमने कहा सेरोटोनिन और दूसरा हिस्टामिन और तीसरा हेपेरिन का स्राव होता है। और न्यूट्रोफिल का काम ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता, और शरीर को क्या करता है, बैक्टीरिया अगर कोई अटैक कर रहा तो उसको मारने का काम न्यूट्रोफिल करता है, न्यूट्रलाइज्ड करता है, इसीलिए इसे स्ट्रांग ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उनकी बात कर लेते हैं। तो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। इसमें 2 आते हैं, एक को मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता, और दूसरे को लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता। जो मोनोसाइट्स होता है इसमें न्यूक्लियस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस अर्धचंद्राकार आकार का होता है, अर्धचंद्राकार आकार का होता, और इसका काम होता है मोनोसाइट्स का, जो शरीर में डेड सेल है उसकी सफाई करना। मोनोसाइट्स का काम है शरीर में डेड सेल की सफाई करना, तो ये सफाई का काम करता है मोनोसाइट्स। उसके बाद लिम्फोसाइट्स काफ़ी काम का है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स के माध्यम से ही एंटीबॉडी शरीर में बनती है, एंटीबॉडी, इसीलिए इसे लिम्फोसाइट्स को नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है, नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका, और लिम्फोसाइट्स जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है बी टाइप का लिम्फोसाइट्स और अगला होता है टी टाइप का लिम्फोसाइट्स। तो इसको अगले किसी क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका हो गया WBC। और तीसरा हमने कहा था प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का काम है शरीर में कहीं पर घाव या कट गए तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं। रक्त का थक्का प्लेटलेट्स का काम है, यानी कोआगुलेशन, रक्त का स्कंदन बनाना व क्लॉटिंग करना। तो क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वाला स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है। प्रतिरक्षा के विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच नहीं है, बल्कि एडवर्ड जेनर हैं, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। रुधिर वर्ग के जनक ये आपका कौन है, रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर इसके जनक हैं, तो ये भी गलत है। अगला आपका लास्ट वाला है, रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे हैं, ये बिल्कुल बात क्या है, सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग हैं। तो एक काम आज आपको बताते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले सारी बीमारी याद कर लीजिए, बैक्टीरिया से सारी बीमारी याद कर लिए तो अपने आप वायरस वाले पता चल जाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक याद रखिए, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है को, टिंकू सीडी में ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख रहे हैं, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है और लास्ट में गो, टिंकू सीडी में पटाखा, अगर पटाखा बनी है तो उसको आप क्या कहोगे, गो। टिंकू सीडी में पटाखा बनी है, तो आइए देखते हैं, टिंकू ऊपर लिखते हैं छोटा छोटा, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है, पटाखा बनी
है गो। ये सारे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। टी से हो गया टिटनेस, टी से टिटनेस हो गया, टिटनेस। और कू से हो गया आपका कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और सी से हो गया सिफिलिस, सिफिलिस। और सिफिलिस याद रखिएगा ये वायरस से भी होता है। और डी से हो गया आपका डिप्थीरिया, डी से क्या हो गया डिप्थीरिया, लिख लीजिएगा। और माँ से आते हैं तो में से हो गया मेनिंजाइटस, मेनिंजाइटस इसको लिख लीजिएगा, में से मेनिंजाइटस। और पी से हो गया प्लेग। और टा से दो हैं टाइफाइड, पी से हो गया प्लेग। और अगला टा से हो गया टाइफाइड। और टाइफाइड के साथ एक टा से और टीबी, टीबी। उसके बाद फिर आपका का से हो गया काली खांसी, काली खांसी। और बा से हो गया बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। और नी से हो गया निमोनिया, हा से हो गया हैजा। और गो से हो गया गोनेरिया। इतनी बीमारी किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। और बाकी बचे तो वायरस लगा दीजिए। अब आइए इस आप क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ विषाणु रोग है प्लेग। देखो उसमें आया था कि नहीं, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है। तो टिंकू सीडी में पटाखा बनी है, पी से प्लेग आया था। प्लेग को काट दो, प्लेग किससे फैलता है? ये आपका बैक्टीरिया से। तो जैसे दो काटोगे ये गया, ये गया, जहाँ जहाँ दो दिखे और आपका ये भी लास्ट वाला गया, तो 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक इकाई या जीन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आनुवंशिकता की बात की गई, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों की बात कही गई है। तो इसको भी हम तनिक समझ लेते हैं, तो इस ये भी आपका निपट जाएगा। तो जो आनुवंशिक जीन होते, पहले इसका आंसर समझ लीजिए, इसका आंसर क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। तो यहाँ बात करें डीएनए की, डीएनए, तो डीएनए को क्या कहा जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता। तो सबसे पहले ऊपर छोटा सा लिख दिए डीएनए, इसके मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या शामिल होता? न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक को शुगर ग्रुप के नाम से जाना जाता, शुगर ग्रुप। दूसरा कौन होता है? फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप। और तीसरा कौन होता है? नाइट्रोजन बेस, या इसी को नाइट्रोजन क्षार के नाम से जाना जाता। और नाइट्रोजन क्षार में ही आप देखते हो यानी क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं? एडेनिन, थायमिन, और उसके बाद ग्वानिन, और उसके बाद साइटोसिन होता है। तो ये आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है, ये आपके क्या होते हैं? यही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो इनका आपका ये ध्यान रखिएगा। जो आपका नाइट्रोजनी क्षार है, ये किसके पार्ट हैं? ये नाइट्रोजनी क्षार के पार्ट होते हैं। तो ए और उसके बाद ऐड, ऐड से याद रखिएगा, ऐड और जीसी, ऐड जीसी। जो ऐड के पास यानी एडेनिन और थायमिन की भी जो बांड पाया जाता है, इसमें 2 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। और यहाँ जो ग्वानिन व साइटोसिन है, इसमें 3 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं, 3 हाइड्रोजन बांड पाए जाते। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर बात करें यानी डीएनए में जो आपका क्या होगा? यूरेसिल, यूरेसिल आपका आ जाता है, यूरेसिल, यही आपका परिवर्तन होता है, यूरेसिल वहाँ चेंज होता है। अब आइए डीएनए की बात की जाए तो इसकी संरचना इस सांप जैसी होती है। इसकी संरचना क्या होती? इसकी ये इस प्रकार की होती है। इसी को क्या कहा जाता? इसी को डबल हेलिकल, इसी को क्या कहा जाता? इसी को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता, या द्विकुंडलित संरचना के नाम से जाना जाता। और ये संरचना सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये आपका अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आनुवंशिक इकाई है वो क्या कहलाती है? उसी को क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से कौन सी पादप हार्मोन है? ये भी क्वेश्चन आपका इसमें आया प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन में ध्यान दीजिएगा एजीसी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपका अगला कौन है? यानी एजीसी, सी से आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा एब्सिसिक एसिड और यहाँ सी से है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑक्सिन हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऑक्सिन। अगला जी से आपका क्या हो गया? जिब्रेलिन और सी से आपका हो गया साइटोकाइनिन। ये तीनों पौधों में वृद्धि के लिए जाने जाते, इसीलिए इसे ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जाना जाता है। एजीसी को ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जाना जाता है। जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपकी वृद्धि को रोकता है, उसी को ग्रोथ इनहिबिटर या वृद्धि अवशोषक के नाम से जाना जाता। तो वृद्धि यानी ग्रोथ प्रमोटर पूछे तो एजीसी लगाइएगा, और ग्रोथ अवरोधक पूछे या मंदक पूछे तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड, इसमें जो साइटोकाइनिन है ये साइटोलॉजी कोशिका की वृद्धि करने का काम साइटोकाइनिन करता है। जबकि एथिलीन, एक और लास्ट बचता है, एथिलीन जो होता है वो दोनों के रूप में काम करता है, वो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। और ये गैसीय फॉर्म वाला पूछा जाए तो एथिलीन होता है, ये दोनों रूप में काम करता है। दोनों रूप का मतलब हुआ यानी ये प्रमोटर हुआ इनहिबिटर, दोनों रूप में एथिलीन के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो आपके कितने बता दिए? तो एजीसी और दूसरा एब्सिसिक एसिड डबल ए, उसके बाद फिर एथिलीन। अगला क्या बताए? ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन, ये प्रमोटर हैं। एब्सिसिक एसिड डबल ए, एब्सिसिक एसिड क्या है? अवरोधक है। और उसके बाद एथिलीन, ये आपका दोनों के रूप में गैसीय फॉर्म में पाया जाता, और यह प्रमोटर एंड इनहिबिटर दोनों रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, लेकिन ये वीडियो जो भी सुनेगा 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर टकराएंगे, ये मेरा वादा रहा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी के साथ।